हिंदू और सनातन धर्म का विरोध है। और अगर आप ये दोनों चीजें देखेंगे, हिंदी हो गया, सनातन धर्म हो गया, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो किस पार्टी से मिलती है? भारतीय जनता पार्टी से। तो आप खुद सोचिए, क्या वो पार्टी यहां पर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसी को लेकर आंदोलन था भाई आपका। तो 1967। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से। और आज का लेक्चर नंबर है 4, जो कि रीजनल एस्पिरेशन जो आपका चैप्टर चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे जो द्रविडियन आंदोलन था, द्रविड़ आंदोलन जिसके नाम से हम जानते हैं, उसको हम कवर करेंगे। और पिछली 3 वीडियो में मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में, पंजाब के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता चुका हूं कि इन तीनों ही जगहों पर जो लोगों की एस्पिरेशंस थी वो कैसे भारत सरकार के सामने चुनौती बनी और कैसे भारत सरकार ने उसको एक तरीके से टैकल किया। अब हमें जानना है कि जो भारत का आप दक्षिण वाला हिस्सा देखते हैं, कौन सा वाला हिस्सा? दक्षिण वाला। यानी कि अगर ये भारत का नक्शा है तो अब मैं पहले बता दूं कि हमने कवर क्या क्या कर लिया। देखिए, एक तो रीजनल एस्पिरेशन जो आपका उठा था वो ऊपर के स्टेट में उठा था, जिसको मैं जम्मू कश्मीर कहना चाहूंगा, ठीक है। एक जो रीजनल एस्पिरेशन उठा वो उठा भाई आपका पंजाब में, ठीक है, इसको भी हो गया कवर हमारा। एक उठा आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला आप एरिया देखते हैं वहां पर। और इन तीनों ही जगहों पर आपने क्या देखा? तीनों ही जगहों पर आपने देखा कि जो लोगों की आकांक्षाएं थी ना, वो इतने बड़े विद्रोह के रूप में भड़क गई कि मतलब भारत सरकार को मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि पंजाब में भी मिलिट्री का यूज हुआ, यहां पर भी बहुत बड़े स्तर पर, मतलब मिलिट्री का यूज उतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत तो यहां पर भी हुआ। क्योंकि वहां पर आपको मैंने नागालैंड की कहानी बताई थी जिसमें 20 साल तक संघर्ष चला था, वहां पर मिलिटेंसी में कन्वर्ट हो गए थे जो आंदोलनकारी थे। और ठीक जम्मू कश्मीर में तो ना जाने 1947 से लेकर के 2019 तक ना जाने कितने लोग मारे गए हैं। एक तो वहां की जनता मारी गई है, इसके अलावा भारत के सैनिक मारे गए हैं। तो ये ऐसी क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी जो भारत से अलग होना चाह रही थी, ठीक है। अब जो द्रविड़ आंदोलन है वो भी ठीक ऐसी ही एक आकांक्षा को लेकर के ही टॉपिक है। लेकिन ये जो है आपका मेन टॉपिक नहीं आता है चैप्टर में, ये एक अलग से आपने पेज देखा होगा 2 पन्नों का, उसमें इसको दिखाया गया है। इसका कारण ये है कि द्रविड़ आंदोलन जो था वो स्टार्टिंग में चलाया तो गया सेपरेटिस्ट के लिए, बट बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जो मांग थी वो भारत सरकार के सामने राजनीतिक रूप में रख दी, यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से रख दी। यानी कि जो चीजें इन लोगों ने करी, जैसे कि पंजाब ने क्या किया, पंजाब ने पूरा का पूरा विद्रोह कर दिया, आतंकवादी गुट जुड़ गए, इसमें भी पाकिस्तान का सपोर्ट मिल गया, आतंकवादी गुट इसमें भी जुड़ गए। और जम्मू कश्मीर में तो पूरे के पूरे एक तरीके से जो लोग थे वो विद्रोही कर रहे थे, यहां पर भी आतंकवादियों की दिक्कत थी। तो इन तीनों जगहों पर हमने क्या देखा कि भारत सरकार से ही वो लोग लड़ने लग गए। लेकिन द्रविड़ आंदोलन जो आपका है ना, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इसको जानते हैं कि क्या था ये टॉपिक और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो द्रविड़ मूवमेंट है उसको चलाया किसके द्वारा गया था। तो एक थे बहुत ही अच्छे सोशलिस्ट वर्कर थे, तमिल के सोशल रिफॉर्मर, जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। इनके ही नेतृत्व में, इनके ही रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इस आंदोलन को चलाया जाता है जिसको बोला जाता है द्रविडियन मूवमेंट या फिर द्रविड़ आंदोलन। अब देखिए ये चलाया जब गया था तो इसका एक फेमस स्लोगन था जो काफी फेमस हुआ था कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भारत का आप उत्तरी स्टेट देखते हो, उत्तर के जितने भी स्टेट देखते हो ना आप, उसमें अगर आप देखोगे तो एक तरीके से हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर जो ब्राह्मण संस्कृति है वो उधर बहुत ज्यादा रहती है। तो उनका जो ना वर्चस्व बढ़ रहा था, किस तरह भाई? पूरे भारत की तरफ। और इसी वजह से क्या था कि जैसे जैसे वर्चस्व बढ़ रहा था तो जो दक्षिण के स्टेट थे ना, इनके ऊपर इनका डोमिनेंस बढ़ा जा रहा था। इसको समझने का एक और तरीका है कि सनातन धर्म है उत्तर के ऊपर वाले में जो हिस्सा है, और दूसरा क्या देखते हो आप कि हिंदी लैंग्वेज ऊपर के हिस्सों में बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि इधर भी एक तरीके से डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए जो दक्षिण के लोगों की जो संस्कृति थी वो क्या हो रही थी, वो माइनॉरिटीज में जा रही थी। इसी को लेकर के इन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक दक्षिण के राष्ट्र की मांग करी, जिसको क्या बोला गया? द्रविड़ आंदोलन बोला गया। तो जब ये आंदोलन आपका स्टार्ट होता है तो बात क्या चलती है कि जो पूरे के पूरे जो दक्षिण के स्टेट है ना, उनको मिलाकर के एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए। और इस चीज को स्टार्टिंग में कुछ स्टेट सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो बड़े स्तर पर नहीं जाता है और बाद में जाकर के केवल एक स्टेट में रह जाता है जिसका नाम था तमिलनाडु। यानी कि स्टार्ट तो हुआ पूरे सदर्न स्टेट के लिए, यानी कि सभी साउदर्न के जो स्टेट हैं उनको मिलाकर के एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग तो चली, बट बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे राष्ट्रों ने क्या किया, सॉरी राष्ट्र बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, इस आंदोलन को सपोर्ट देने से मना कर दिया और ये आंदोलन केवल और केवल तमिलनाडु तक ही क्या रह गया, सीमित रह गया। और इसकी जो मतलब पहचान थी समझिए, फिर जो बात इसने
स्टार्टिंग में करी वो धीरे धीरे थमती चली गई और धीरे होती गई, और इसकी वजह से समझिए कि द्रविड़ आंदोलन आपका रुक सा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि द्रविड़ आंदोलन ने अपनी मांगों को वैसे ही जारी रखा, और उसको जो जारी रखा वो केवल तमिलनाडु क्षेत्र में रखा, और इसको लेकर के एक पार्टी बनाई जिसको बोला जाता है द्रविदार कज़गम। क्या बन गया भाई? द्रविदार कज़गम। यानी कि यहां पर आंदोलन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन जब इसको सपोर्ट नहीं मिला बाकी साउदर्न के स्टेट से, तो इन्होंने अपनी मांगे थोड़ी सी छोड़ दी और अपनी एक पार्टी बनाई द्रविडियन कज़गम, जिसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है वो कहां देखा जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो आंदोलन तो हुआ बड़े स्तर पे स्टार्ट, बट चला नहीं, तो ये कहां रह गया? केवल तमिलनाडु में रह गया। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है कि जो द्रविड़ आंदोलन है वो किस राज्य पर सबसे ज्यादा प्रभावित है या फिर किस राज्य से चलाया गया था, तो उसका आंसर केवल और केवल क्या बताना है आपको? तमिलनाडु। तो स्टार्टिंग में तो चला भाई कि हमें भारत से अलग हो जाना है, लेकिन ऐसा चला नहीं, और बाद में ये जो द्रविडियन मूवमेंट था ये एक पार्टी में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम द्रविडियन कज़गम हो गया, और बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपनी दो मेन बातें रखी कि भाई हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो दो सिद्धांतों पर जुड़ी है। पहला तो ये कि जो साउथ के स्टेट है या फिर जो हमारा तमिलनाडु है उसमें जो हिंदी भाषा का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है हम इसके अगेंस्ट में है, और दूसरा जो हमारी राजनीति पर ब्राह्मण डोमिनेंस है, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, इसको भी हम खारिज करते हैं। यानी कि इन दो बातों को लेकर के इस पार्टी ने अपने सिद्धांत लोगों के सामने रखे, और साउथ में ये समझिए कि बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव लोगों पर देखा गया और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया, क्योंकि आप इसे समझ सकते हैं कि ये किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? ये तमिल संस्कृति को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने हिंदी को और सनातन धर्म को एक तरीके से खतरा माना अपनी संस्कृति को लेकर के। बाद में क्या हुआ कि जो ये पार्टी आपने देखी डीके, ये बाद में टूट गई और डीके से एक नई पार्टी बनी जिसका नाम पड़ा डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम। हमेशा ध्यान रखें डीएमके की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो द्रविड़ मुनेत्र और कषगम, कषगम बोला मैंने, ठीक है। तो कषगम ये वो हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया डीके पार्टी, और इसकी 3 मांगे थी बाद में पॉलिटिकल रूप में अगर देखें तो। पहली मांग तो ये थी कि भाई इनका एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम पहले हुआ करता कलाकुड़ी रेलवे स्टेशन। क्या नाम हुआ करता था? कलाकुड़ी रेलवे स्टेशन। इसका जो नाम था भारत सरकार ने चेंज करके डालमियापुरम कर दिया था। क्या कर दिया था भाई? डालमियापुरम। तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले अपनी जो मांग रखी अपनी पार्टी के जरिए लोगों के समक्ष कि भाई आप हमें सपोर्ट करो और हम क्या करेंगे कि जो ये ओरिजिनल नाम है ना कलाकुड़ी रेलवे स्टेशन, इसको हम दोबारा से स्टैब्लिश करेंगे, और जो सरकार ने डालमियापुरम रखा है इसको हम हटा देंगे। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारा तमिल स्कूल है उसके अंदर तमिल कल्चर, उनकी हिस्ट्री, इन सब चीजों को एजुकेशन में उसके करिकुलम में स्थापित किया जाए। यानी कि जो तमिलनाडु के जो स्कूल हैं वहां पर तमिल कल्चर के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कि जो ब्राह्मणों का कल्चर है या फिर जो उत्तर भारत का कल्चर है या फिर हिंदी संस्कृति का जो कल्चर है उसको ना पढ़ाया जाए। तो इसको लेकर के आइए। तीसरा इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर रखा था। एक बात और आप इस बात का ध्यान रखें कि भारत की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है आपका हिंदी और एक है आपका इंग्लिश। भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहां पर क्या हुआ कि हिंदी को अपोज करने के लिए भी इन लोगों ने जनता के सामने अपनी मांगे रखी कि भाई आप लोग हमें सपोर्ट करो। इन 3 बातों के सिद्धांतों को लेकर के पार्टी चुनाव में उतरी। कौन सी पार्टी? डीएमके। अब जब ये चुनाव में उतरती है और 1967 का चुनाव होता है तो डीएमके को बहुत ही ज्यादा बड़ा समर्थन मिलता है और फाइनली डीएमके वहां की असेंबली इलेक्शन को जीत जाती है। ठीक है, और यहीं से समझिए कि तमिलनाडु में डीएमके का प्रभाव बनना बहुत बड़े स्तर पर हो गया। और वहां पर अगर आप देखेंगे भी ना अभी के टाइम पर, तो तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं आ पाती है, ना आज तक आई है, और आती भी है तो कुछ समय तक ही आएगी, वो फिर चली जाएगी। बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में ज्यादातर जो सपोर्ट है वो कांग्रेस और जो डीएमके पार्टी है उसका सपोर्ट रहता है। और आपने यहाँ के सीएम को देखा भी होगा जिनका नाम एमके स्टालिन है। एमके स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके है, और कांग्रेस का गठबंधन अभी तमिलनाडु में राज करता है। अभी की भी बात है कि अभी भी वहां पर एक तरीके से वो इस चीज के विरोध में रहते हैं। अब यहाँ पर हिंदू और सनातन धर्म का विरोध है, और अगर आप ये दोनों चीजें देखेंगे, हिंदी हो गया, सनातन धर्म हो गया, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो किस पार्टी से मिलती है? भारतीय जनता पार्टी से। तो आप खुद सोचिए क्या वो पार्टी यहां पर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसी को लेकर आंदोलन था भाई आपका। तो 1967 की बात थी ये, वहां पर ये पार्टी जीत जाती है, और यहीं से इसका समझिए कि बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। बाद में क्या होता है कि डीएमके पार्टी के एक नेता थे सीएन अन्नादुरई। कौन थे?
सीएन अन्ना दुरई जो थे, इनकी डेथ के बाद, डीएमके के संस्थापक भी आप कह सकते हैं इनको, इनकी डेथ के बाद क्या होता है, डीएमके दो अलग अलग घरों में बट जाती है। एक पार्टी बच जाती है डीएमके जो कि रियल डीएमके है, ठीक है, और एक इसी की पार्टी बन जाती है इसी में से निकल के, जिसका नाम हो जाता है एआईडीएमके, यानी कि ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ठीक है। इसमें एक काफी फेमस लेडी थी जयललिता का भी आपने नाम सुना होगा। जयललिता अगर आपने नाम नहीं सुना होगा यानी कि आप राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, खैर कोई बात नहीं, मैंने ऐसी नाम बता दिया आपको। तो ये दो पार्टियां जो हैं डीएमके और एआईडीएमके, ये दोनों इसी से निकली है, क्योंकि एक समय था जब सीएन अन्नादुरई जो थे, जब उन्होंने उस पार्टी को बनाया और उनकी मौत के बाद क्या हुआ कि इसी पार्टी में क्या हुआ, ये जो पार्टी है दो अलग अलग गुटों में बट गई, डीएमके और एआईडीएमके, और तमिलनाडु में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। दोनों की ही पार्टियों का जो सिद्धांत है, जो आइडियोलॉजी है, सेम वही है कि भाई तमिलों की बात होनी चाहिए, तमिल संस्कृति की बात होनी चाहिए, ब्राह्मणों को अपोज करते हैं एक तरीके से, सनातन धर्म का अपोज करते हैं, और सबसे ऊपर रखते हैं तमिल कल्चर को, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर कुछ पार्टीज भी हैं जो यहाँ पर और बड़ी आने वाले टाइम में आई। एक तो डीएमके और एआईडीएमके तो है ही, इसके अलावा कुछ पार्टियां आई, जैसे कि यहाँ पर एक पार्टी है एमडीएमके, जिसका नाम है मरु मलरची द्रविड़ मुनेत्र कषगम। सब में आप एक बार ध्यान रखें कि इसमें मुनेत्र कषगम लिखा हुआ, सब में लिखा है ना। एक और पार्टी है पीएमके, एक और पार्टी है डीएमडीके, और इस तरीके की पार्टियों ने इनको एक तरीके से चुनौती दे रखी है। और तमिलनाडु में बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि इनके अलावा कोई और सरकार वहां पर आ जाए। और यही था आपका द्रविड़ मूवमेंट। और इसको हमने समझा कि स्टार्टिंग में तो ये चला कि भाई हमें भारत से अलग होना है, लेकिन इन लोगों ने पॉलिटिकल रूप में ही अपनी मांगे रखी, आंदोलन के रूप में ही रखी, इन्होंने विद्रोह वगैरह नहीं किया, और इस तरीके से वहां की राजनीति में अपने आप को शामिल किया और तमिल की एक तरीके से बात करी, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक तो आपका हो गया द्रविड़ मूवमेंट, और एक मैंने जम्मू कश्मीर आपको पहले बता ही दिया था, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप वो भी लेक्चर देख लें। और इसके बाद हम करेंगे सिक्किम और गोवा लिबरेशन को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।